Hello students, welcome to City Online Classes. Myself Anjali Singh, and today I am going to teach you Economics of Public Enterprises, Semester 6, Unit 3, Lecture 2. So आज का टॉपिक हमारा क्या है? प्राइसिंग इन पब्लिक एंटरप्राइजेज, जो कि हम लोगों ने क्या किया था, जो लास्ट लेक्चर था उसमें भी हम लोगों ने प्राइसिंग के बारे में डिस्कस किया था कि पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उनमें जो प्राइस जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनकी प्राइसिंग जो है वो किस बेस पे की जाती है। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो हमारी प्राइसिंग होती है उसकी मीनिंग को डिस्कस किया था कि प्राइसिंग क्या होती है, एंड उसके साथ साथ में जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उनकी मीनिंग को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पब्लिक एंटरप्राइजेज क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनके क्या फीचर्स होते हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल की क्लास में, कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। एंड उसके साथ में कि अगर हम बात करें जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग में कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है उस प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो आज का अगर हम देखें तो हमारा क्या है कि जो हम लोगों ने कल प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे उसे आगे आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्राइसिंग ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग प्रिंसिपल रेफर्स टू फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी है। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्राइसिंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, एक ऐसी होती है फिक्स कि इसमें क्या होता है कि जो प्राइसेस हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी जो प्राइसेस हैं वो किसके बेस पे डिसाइड हो रही होती हैं, किसके बेस पे जो है फिक्स्ड हो रही होती हैं, जो कमोडिटी की एवरेज कॉस्ट होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में उसके प्रोडक्शन में जो है जो भी कॉस्ट आ रही होती है, जो एवरेज कॉस्ट आ रही होती है, उसके बेस पे क्या है, इसमें जो है जो प्राइसेस हैं कमोडिटीज़ के वो फिक्स्ड किए जाते हैं। In the case of average cost pricing, total revenue obtained by selling a certain amount of commodity will be equal to its total cost of production है। तो अगर हम average cost pricing की बात करें तो क्या है, जो टोटल रेवेन्यू ऑब्टेन हो रहा होता है, मतलब सॉरी क्लास, कि जो आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो जो ऑब्टेन हो रहा होता है एक पर्टिकुलर कमोडिटी को सेल करके। ठीक है, उसके सेलिंग के बाद में, उसको सेल करने के बाद में जो टोटल रेवेन्यू है जो ऑब्टेन हो रहा होता है वो इक्वल होता है किसके, वो आपके जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन का उसके इक्वल होता है। नेक्स्ट हम देखें अगर इसका पॉइंट क्या है, तो दस एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग प्रिंसिपल इंश्योर दैट द एंटायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एब्जॉर्ब इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो आपका जो एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग प्रिंसिपल होती है वो ये इंश्योर कर रहे होते हैं, मतलब इस प्रिंसिपल में ये इंश्योर कर रहे होते हैं कि आपकी प्रोडक्शन की जितनी भी कॉस्ट है, ठीक है, जो भी कॉस्ट है वो आप मतलब आप जो कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन में जितनी भी कॉस्ट इनकर कर रही होती है वो सारी की सारी कॉस्ट क्या है, वो सारी की जो सारी कॉस्ट है वो उस प्राइस में, मतलब जो कमोडिटी की प्राइस डिसाइड हो रही है ना उसमें एब्जॉर्ब्ड हो जाए। तो इट मे बी नोटिस्ड that while calculating total cost of production along with various other costs, normal profit is also included है। तो अगर हम बात करें कि जो है कि जो आपका क्या है कि जो जितनी भी आपके क्या है जो प्रोडक्शन, जो आपके प्राइसेस थे उसके जो डिसाइड हो रहे हैं उसमें जितनी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट को तो इंक्लूड कर ही रहे हैं, उसके साथ में क्या है कि जो उसकी जो उसमें आपका क्या है नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है, उस नॉर्मल प्रॉफिट को भी क्या किया जाता है, ये इंक्लूड किया जाएगा। It may be noticed that while calculating total cost of production along with various other costs, normal profit is also included. Next हम देखें, on account of this, the price of a commodity is little higher than the price based on the principle of no profit and low loss है। तो अगर हम देखें तो जो आपकी इस मेथड की बात करें, ठीक है, तो जो इस मेथड के थ्रू मतलब आपका जो एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग मेथड है इसके थ्रू जो प्राइस डिसाइड होती है ना वो क्या है, नो प्रॉफिट एंड लो लॉस के कंपैरिजन में थोड़ी सी हायर होती है।
It is claimed that it is easy to calculate total cost and therefore also the average cost of a commodity है। तो इसमें क्या है, क्लेम किया जाता है कि क्या है कि जो आपकी क्या है जो कमोडिटी है, उन कमोडिटी की जो कॉस्ट है, ठीक है, जो टोटल कॉस्ट है वो उसको क्या करना, उसको कैलकुलेट करना उसको बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अगर हम बात करें एवरेज कॉस्ट की बात करें किसी भी कमोडिटी को, तो उसको कैलकुलेट करना क्या है, बहुत ज़्यादा आसान होता है एज कंपेरिजन टू मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट हम देखें तो दस इन द केस ऑफ रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर पब्लिक यूटिलिटीज इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट and therefore also the average cost of production of a commodity or service, whereas it is not possible in thereof cases to calculate marginal cost है। तो कह सकते हैं इन द केस ऑफ रेलवे, अगर हम किसकी बात करें, रेलवेज की, ठीक है, तो जो आपके क्या है, आपको पता है रेलवे क्या है, आपका एक पब्लिक एंटरप्राइज है, ठीक है। एंड जो आपके ऐसे इलेक्ट्रिसिटी है, आपको पता है कि जो आपका पावर सेक्टर है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर है, पावर सेक्टर, वो कौन है, वो कौन देखते हैं आपके, वो आपके, ये भी आपका क्या है, पब्लिक एंटरप्राइज का पार्ट होता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये जितनी, और इसके साथ साथ आपकी जितनी भी पब्लिक यूटिलिटीज़ है ना, उसमें क्या है पब्लिक यूटिलिटीज़, तो इसमें क्या है पॉसिबल होता है टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। एंड यहाँ पे क्या है, ऐसे केसेस में जो ऐसी आपकी एंटरप्राइजेज हैं, वहाँ पे क्या है कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो कैलकुलेट करना ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा आसान होता है एज कंपेरिजन टू मार्जिनल कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट के कंपेरिजन में क्या है, जहाँ पे ऐसे एंटरप्राइजेस जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करना इजी नहीं होता है, वहाँ पे आपका क्या है, जो एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग होती है वो सुटेबल होती है। फिर हम बात करते हैं किसकी, एडवांटेज की। तो द फॉलोइंग एडवांटेज आर क्लेम फॉर द प्रिंसिपल ऑफ एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। तो आपको पता है कि कोई भी ऐसा मेथड होता है, ठीक है, जो भी मेथड हो, कोई भी सिस्टम हो, कितने भी डिफरेंट टाइप्स के जो आपके मेथड्स होते हैं, उसमें क्या है कि हर एक मेथड का, हर एक सिस्टम में अपने कुछ क्या होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है, और हमें उन सबको कंसीडर करना होता है। अगर हम उस पर्टिकुलर मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो हम उन दोनों चीज़ों को क्या करना चाहिए, हमें दोनों उसके जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं उन सबको प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद में देन उनको यूज़ करना चाहिए, उन्हें प्रॉपरली कंसीडर करना चाहिए। तो इसका एडवांटेज में देखें अगर, तो फर्स्ट आपका क्या है, एवरी कंज्यूमर पेज द एंटायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी दैट ही इज कंज्यूमिंग इंस्टेड ऑफ ओनली इट्स मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, अगर हम बात करें तो कमोडिटी को कौन कंज्यूम करता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं वही कंज्यूम करते हैं। तो जो कंज्यूमर क्या कर रहा है, कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा होता है, वो जो है वो क्या है, उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उसकी क्या है कि वो ऐसा, मतलब यूज द एंटायर कॉस्ट, जितनी भी प्रोडक्शन में जितनी भी कॉस्ट आ रही होती है ना, वो सारी कॉस्ट को वो पे कर रहा होता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसिंग हो रही है वो किसके बेस पे हो रही होती है, एवरेज कॉस्ट के बेस पे हो रही होती है, और इसमें आपकी जो सारी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, वो इंक्लूड की जा रही होती है। तो जो कंज्यूमर है वो टोटल कॉस्ट को पे कर रहा होता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को। तो अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपका ज़्यादा रीजनेबल होता है। Since nobody pays more than the average cost of production of a commodity or what it has cost the commodity to be produced and no more, there is no question of anybody being exploited है। तो हम देखें तो कोई भी पर्सन, कोई भी कंज्यूमर जो है वो मोर देन द एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा पे नहीं कर रहा होता है। मतलब कि अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, जो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो एवरेज कॉस्ट आ रहा होता है ना, मतलब एक पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो क्या है, एक जो एवरेज कॉस्ट निकल के आ रहा होता है, तो जो कंज्यूमर है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एवरेज कॉस्ट को ही पे कर रहा होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा वो पे नहीं कर रहा होता है। कोई भी कंज्यूमर एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा पे नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं कोई पुट कर सकता है कि किसी भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया गया, ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी कंज्यूमर से हाई अमाउंट पे जो है कोई कंज्यूमर हाई अमाउंट पे कर रहा है या फिर कोई कंज्यूमर लेस अमाउंट पे कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे सारे कंज्यूमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और वो इक्वल अमाउंट को पे करते हैं।
फिर इसमें हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग। तो लिमिटेशंस क्या होती हैं एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग की अगर हम देखें तो एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी इज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड ऑन वेरियस ग्राउंड, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। कुछ इसमें लिमिटेशंस जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन क्या है कि अंडर कंडीशंस ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट है। जब क्या है ऐसी कंडीशंस जब सॉरी आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो उसकी वजह से बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है। अगर हम बात करें कंडीशंस ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, ठीक है, तो द एवरेज कॉस्ट विल बी मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट है। अब यहाँ पे क्या है ऐसी कंडीशंस जहाँ पे क्या है जो कॉस्ट है वो क्या है डिक्रीजिंग कॉस्ट होती है। तो और आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होता है उस केस में जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो आपके मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है देखो जो डिक्रीजिंग आपकी क्या है जहाँ पे कॉस्ट क्या डिक्रीज हो रही है, इट्स मीन जब आप कोई एक एडिशनल यूनिट उसमें ऐड करोगे, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रहे होंगे ना, तो उस एडिशनल यूनिट्स के साथ में जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। बट क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं एवरेज कॉस्ट की तो वो आपकी डिक्रीज नहीं हो रही होती है, आपकी सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती है। मतलब कि आप कोई अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड कर रहे हैं ना, उसमें एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है उस पर्टिकुलर यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की वो कम आ रही है। बट जब वो क्या होगी जब वो अगर हम एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे होंगे तो उस केस में क्या होगी वो डिक्रीज नहीं हो रही होगी, वो उतनी ही रहेगी। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये आपका क्या है एक लिमिटेशन है इसकी। फिर सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टू एलोकेट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स, हेंस द एवरेज कॉस्ट एज कैलकुलेटेड विल बी नॉट बी रियल है। अब ये भी क्या होता है यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जो कॉस्ट है जो हमारे कोई भी क्योंकि कोई भी कमोडिटी होती है उसका जो प्रोडक्शन हो रहा होता है उसमें डिफरेंट तरह के इनपुट्स हैं वो यूज़ किए जा रहे होते हैं, ठीक है। और हर जो इनपुट होता है, ठीक है, हर जितने भी डिफरेंट टाइप्स के इनपुट होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है वो डिफरेंट होती है। ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि जितने जो आपका रॉ मटेरियल है वो भी सेम प्राइस पे मिले, ठीक है। आपके जो लेबर हैं उनको भी आप सेम प्राइस पे कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा आपके जो ओवरहेड्स होते हैं वो भी क्या है डिफरेंट होते हैं। तो क्या है आपके जो डिफरेंट इनपुट्स हैं जो आप इनपुट्स यूज़ कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्शन में, किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। उनकी कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है। तो इसका आपका जो एवरेज प्राइस मेथड है यहाँ पे क्या है जो उनकी कॉस्ट है जो उनकी वो क्या है उसको अलग अलग एलोकेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि किस ओवरहेड की किस पर्टिकुलर इनपुट की कितनी कॉस्ट है वो एलोकेट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या है कि ये इतना रियल नहीं होता है। फिर इसमें हमारा क्या है नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस एंड ब्रेक इवन प्रिंसिपल, जिसको हम लोग बोलते हैं। नेम से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसकी क्या है कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है एंड कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। एंड तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट जहाँ पे क्या है ऑर्गेनाइजेशन ना तो कोई प्रॉफिट अर्न कर रही होती है और ना ही कोई लॉस को बियर कर रही होती है। तो फर्स्ट जैसे इसमें हम देखें हमारा क्या है नो प्रॉफिट नो लॉस और ब्रेक इवन प्रिंसिपल ऑफ प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स or services of public enterprises maintains that the price should be fixed in such a way that there will be neither any profit nor any loss for the concerned public enterprises, ठीक है। तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस या फिर ब्रेक इवन प्रिंसिपल की बात करें प्राइसिंग की तो ये कहता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हैं या जो सर्विसेज हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस की, उन्हें जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उन्हें अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस फिक्सिंग है वो इस तरह से करनी चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें ना तो किसी तरह का लॉस हो और ना ही किसी तरह का प्रॉफिट हो, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या सजेस्ट कर रहा है, ये प्रिंसिपल ये सजेस्ट कर रहा है कि जो क्या है जो हमारे पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं वो अपने प्रोडक्ट्स और अपने सर्विसेज की जो प्राइस है वो इस तरह से फिक्स करें कि ना तो उन्हें किसी तरह का लॉस हो और ना ही उन्हें तो किसी तरह का प्रॉफिट हो, ठीक है। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो सिंपली ये क्या कह रहे हैं कि ऐसी प्राइस होना चाहिए, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का प्राइसिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या करें कि जो कॉस्ट है, ठीक है, जो कॉस्ट है वो उसको कवर करें, है ना, और कुछ भी नहीं, वो किसी भी तरह का प्रॉफिट अर्न ना करें।
तो इन सिंपल टर्म्स प्राइस शुड जस्ट कवर ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सिंपल टर्म्स में बात करें तो प्राइस ऐसा होना चाहिए, जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसिंग इस तरह से होनी चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या करें कि जो कॉस्ट थी, जो ओवरऑल कॉस्ट आई थी उनकी प्रोडक्शन को, वो उनको कवर करें। तो अगर हम देखें मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग की बात करें तो इट इज़ नोटेड दैट इन द केस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, in the case of decreasing cost condition, the concerned public enterprises will suffer a loss which will have to be subsidized by taxing people to the extent of the deficit suffered by the public enterprise। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं इट इज़ नोटिस, ये नोट क्या चाहिए कि अगर क्या है जो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग की हम बात करें तो इन द केस ऑफ डिक्रीज, जब क्या है कंडीशन कैसी है, डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन है, मतलब कि जो कॉस्ट है वो क्या कर रही होती है, वो डिक्रीज कर रही होती है। तो द कंसर्न पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो क्या कर रही होती है, और वो पब्लिक एंटरप्राइज क्या कर रही हो, लॉस को सफ़र कर रही हो। ठीक है, सफ़र कर रही हो क्या, लॉस, मतलब उस एंटरप्राइज में क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, विच इज़ हैव टू बी सब, जो उसको क्या करना है, अब सब्सिडाइज करना है, मतलब वो जो लॉस था ना उसको सब्सिडाइज करना है कैसे, बाय टैक्सिंग पीपल टू द एक्सटेंट ऑफ द डेफिसिट सफर्ड बाय द पब्लिक एंटरप्राइजेज। जो पीपल्स हैं, ठीक है, मतलब कि जो क्या है, जो पीपल्स हैं, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं, उनसे क्या करना, उनसे अपने लॉस को कवर करना। ठीक है, डेफिसिट करना, उनके लॉस को कवर करना। देयर इज दस क्रॉस सब्सिडाइजेशन, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, क्रॉस सब्सिडाइजेशन की बात हो रही है। In the case of no profit, no loss principle of pricing of products of public enterprises, there is no question of any loss and therefore no subsidizing the public enterprises out of the government treasury or by taking the people, by taxing the people। ठीक है, बट अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें किसमें, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की, तो अभी क्या था, अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें, ठीक है, उस केस में क्या है कि अगर कोई जो पब्लिक एंटरप्राइज होते हैं वो अगर लॉस सफ़र कर रहे होते, ठीक है, लॉस सफ़र कर रहे होते हैं, तो वो क्या करेंगे, उस लॉस को सब्सिडाइज कर रहे होते हैं किसके थ्रू, बाय टैक्सिंग द पीपल, मतलब जो पीपल्स हैं उनको ज़्यादा, उनके ऊपर टैक्स का बर्डन ज़्यादा शिफ्ट करके वो क्या करते हैं, उसको अपना जो लॉस है उसे वो सब्सिडाइज कर लेते हैं, अपना डेफिसिट जो है वो रिकवर कर लेते हैं। बट अगर हम बात कर रहे होंगे किसमें, इन द केस ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस प्रिंसिपल की, ठीक है, मतलब अगर आप क्या है, जो एंटरप्राइजेज हैं वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे होते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस का, तो इस केस में क्या है, ये प्रिंसिपल ही ऐसा है कि इस केस में क्या कि इस सिचुएशन में क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें किसी भी तरह के ना तो प्रॉफिट हो रहा होगा और ना ही लॉस हो रहा होगा। तो देयरफॉर जब उन्हें कोई लॉस ही नहीं हो रहा होगा तो क्या है कि जो पब्लिक एंटरप्राइज है उन्हें कोई भी सब्सिडाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी, और ना ही क्या है, उन्हें गवर्नमेंट से कोई लोन लेना पड़ेगा और ना ही पीपल्स को टैक्स क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन इनकर नहीं होगी। This means that when no profit no loss principle of pricing is adopted by a public enterprises, non-consumers of the commodity in questions are not forced directly or indirectly to bear a burden for the benefit of those who consume the product है। ठीक है, तो अगर हम तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जब क्या है कि जब नो प्रॉफिट एंड नो लॉस प्रिंसिपल जो प्राइसिंग का फॉलो किया जा रहा होता है, किसी भी पब्लिक एंटरप्राइज के थ्रू फॉलो किया जा रहा होता है, तो ऐसे कंज्यूमर्स, ठीक है, द नॉन कंज्यूमर्स ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, ऐसे तो क्या है, जो कंज्यूमर्स हैं, जो कमोडिटी को क्या है कंज्यूम कर रहे होते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह से फोर्स नहीं किया जा रहा होता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, कि वो क्या करें, जो बेनिफिट है उनको क्या करें, उनका जो बेनिफिट का जो बर्डन है उसे वो बेयर करें। ठीक है, कि जो ऐसा कोई भी उनके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फोर्स नहीं किया जा रहा होता है, कंज्यूमर को किसी भी तरह से फोर्स नहीं किया जाता है कि वो एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो अपने ऊपर बेयर करें। ऐसी कोई भी सिचुएशन जो है वो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस के केस में नहीं आती है। Arthur Lewis has advocated this principle of no profit, no loss on the ground that the principle will prevent either over expansion or under expansion of public enterprises and will thus help avoid either inflationary or deflationary tendencies। तो जो आर्थर लुइस थे उन्होंने ये जो प्रिंसिपल था नो प्रॉफिट एंड लो लॉस का, उसको एडवोकेट किया था, मतलब इसका सपोर्ट किया था। क्यों, किस बेस पे,
ऑन द ग्राउंड दैट द प्रिंसिपल विल प्रिवेंट इधर, जो प्रिंसिपल है ना वो ओवर एक्सपेंशन को भी प्रिवेंट करेगा। मतलब अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं ना तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओवर एक्सपैंड नहीं करेगी, ठीक है। तो ओवर एक्सपेंशन को भी प्रिवेंट करेगी और साथ ही साथ क्या है, अंडर एक्सपेंशन को भी ये क्या करेगी, कवर करेगी। एंड दस विल हेल्प अवॉइड इधर, और साथ ही साथ क्या है, ये जो है वो हेल्प करें किसमें, अवॉइड इधर इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज है कि जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है एंड डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है उनको भी क्या ये करेंगी, अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मार्जिनल कॉस्ट, जो ये हमारा क्या था, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस मेथड था, ठीक है। जिसमें आपका क्या है कि ये बताया गया कि ऐसे सिचुएशन जहाँ पे क्या है, ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी सिचुएशन जिसमें ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्राइसिंग किस तरह किस बेस पे होती है, इस बेस पे होती है कि सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्शन में जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है सिर्फ उस कॉस्ट को कवर किया जा सके। एंड साथ ही साथ क्या है, हमने इसमें जाना कि देखा गया कि इसमें क्या है कि किसी भी तरह से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता है, उन्हें एक्चुअल में जितना पे करना होता है वो उतना ही पे करते हैं एंड उनके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता है, ठीक है। किसी भी तरह का एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर नहीं पड़ता है कि ऐसा नहीं, उन्हें किसी भी तरह से फोर्स नहीं किया जाता है एक्स्ट्रा पे करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या था, आपका नो प्रॉफिट एंड नो लॉस मेथड था। अब जो आपके क्या हैं बाकी के मेथड्स हैं, जो बाकी की प्रिंसिपल्स हैं, वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अंडरस्टैंड कर गई होंगी। एंड इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिन्हें आपको क्या करना होगा, आंसर करके अपलोड करना होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।